तो 1 ईयर का एक क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, इसको ध्यान से पढ़ना। कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड रीडिंग 1 ईयर स्केल टू रीड distance correct to decameter on a map in which the actual distance are reduced in the ratio of 1:40,000. So this ratio is given to find out the value of RF, representative factor. The scale should be long enough to measure up to 6 kilometers. That is your L max. Mark on the scale a length of 3.34 kilometer and 0.59 kilometer. Okay. तो ये डिस्टेंस आपको 1 ईयर स्केल पे मार्क करनी है, 3.34 किलोमीटर एंड 0.59 किलोमीटर। ठीक है। तो इसमें ये जो डिवीजन आपको दे रखे हैं, देखिए ये जो मेन स्केल के डिवीजन दे रखे हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एल मैक्स। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एल मैक्स की वैल्यू शायद 6 थी। ठीक है। तो इसमें ये जो फिगर यहाँ पे शो करेगी, शो की हुई है, इसके अलग से मैं आपको स्केल बनवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। जो हम स्टेप फॉलो करते हुए आए उसी स्टेप को लेके हम इस वाले 1 ईयर वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है। तो ये तो मेन स्केल हो गया, इसके डिवीजन एल मैक्स पे डिपेंड करेंगे। ओके। और उसके जो सब डिवीजन है वो एल मैक्स जो मेन स्केल है और सब डिवीजन की जो यूनिट है उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, तो ये 10 डिवीजन में हो जाएगा। फिर जो थर्ड स्केल बनेगा 1 ईयर स्केल, उसके डिवीजन डिपेंड करेंगे आपके सब डिवीजन स्केल पे। ठीक है। तो ये स्केल किसका होगा? ये होगा आपका डेकामीटर का। ठीक है। तो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू, सॉरी, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 डेकामीटर। ठीक है। तो इसको हम 10 डिवीजन में यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। ओके। तो वी जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन जैसे हमने पहले किए थे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और वहीं से चीजों को फिर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है। कल जो मैंने क्वेश्चन बताए थे आए समझ में आपको? हेलो। कल मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे आप लोगों से। यस सर, करे थे आपने क्वेश्चन डिस्कस। हाँ, तो समझ में आए वो आप लोगों को? यस सर, आए थे। ओके ओके। ठीक है। तो आज हम फॉरवर्ड वर्नियर स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। बैकवर्ड यस वाला सर। हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड वर्नियर स्केल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। यस सर। सर क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था। अभी मेरे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ पीपीटी के थ्रू। ओके सर। इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ओके, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। हाँ बेटा, 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। ओके सर।
हेलो। Yes, sir. Yes, sir. So one student is trying to join. Kindly allow him. सर आपका माइक म्यूट में है। ओके, सुनाई अब आ रही है आवाज सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है? आरएफ। अब इसमें आरएफ का रेशियो हमें दे रखा है ऑलरेडी, दैट इज 1/40,000। ओके, द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ एल मैक्स। Lmax एल मैक्स here it is 6 kilometer। 6 ओके, kilometer. and the third one is the LOS। LOS कैसे निकालते हैं हम? दैट इज RF into Lmax Lmax। तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, 1/40,000 into में 6 into 6 into 10⁵ सेंटीमीटर पे करना है ना मैं? Yes, sir. तो ये कितना हो गया देखो, कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके बताइए। 6 upon 60 15. upon 15 सेंटीमीटर, हाँ। 15 Yes, centimeter sir. Okay, so the length of the scale is 15 centimeter। It is a 15 centimeter but it represent L max। Okay, तो ये चीजें जो छोटी छोटी इनको ध्यान रखना कि जब हम 15 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, it will represent the L max value। Okay, Yes, sir. तो वही प्रोसीजर है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज LOS। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, मेन डिवीजन। ओके, तो मेन डिवीजन कितने होंगे? इट विल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एल मैक्स। तो हमें कितने डिवीजन करने हैं इसमें? 6 डिवीजन करने हैं। ओके, तो आप यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इट इज ओके। तो हमारे कितने डिवीजन हो गए यहाँ पे? टोटल 6 हो गए। अब इस पे नंबरिंग कर दीजिए थे। सर हमेशा 6 डिवीजन करने होते हैं। नहीं नहीं, एल मैक्स की वैल्यू देखो ना कितनी है। Lmax की 15 सेंटीमीटर। एल मैक्स नहीं, नॉट वैसे LOS। 6 किलोमीटर। अच्छा 6 वो। किलोमीटर ये है ना। कहाँ Yes, तक? मतलब द स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 किलोमीटर। तो सर हम 15 को 6 में डिवाइड करेंगे ना, जैसे 2.5 हाँ 2.5 के एक करके। एक मिनट एक मिनट होल्ड करना बेटा। ओके सर। तो ये जो 15 सेंटीमीटर आया है, वो जो Lmax स्केल वाला है वो 15 सेंटीमीटर। वो 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल है, LOS। वो रिप्रेजेंट L मैक्स करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है।
और आरएफ की फुल फॉर्म क्या है? RF वो फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन? पता रिलेटिव। नहीं यार, रिलेटिव फ्रैक्शन शायद। ओके। यस। हाँ बताओ, कुछ डाउट था क्या? सर नो वही। सर। हाँ सर, हो गया क्लियर। ठीक है ना। तो देखो, ये जो हम ये जो रेफरेंस लाइन जिसे हम लेंथ ऑफ स्केल कहते हैं, ये हम ड्रॉ करते हैं भाई। एक स्केल तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ना, जिसपे हम सारी चीजें मेजर करेंगे। ठीक है। यस सर। तो ये जो लेंथ ऑफ स्केल होती है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं आर एफ इंटू एल मैक्स करके। ठीक है। और यस सर। एल मैक्स जो होता है, ये गिवन होता है द स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू, कितना मेजर कर सकता है, अप टू 6 किलोमीटर। इट मीन दिस इज द वैल्यू ऑफ एल मैक्स। ओके। नाउ हमने 12 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके। तो विद 15 सेंटीमीटर। Oh, sorry, 15. It is 15 centimeter, correct. It is 15 centimeter. The value of LOS is 15 centimeter. It is the line of 50 centimeter, but it representing the maximum length, that is 6 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन है ये 15 सेंटीमीटर की। ठीक है। उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें इसको? 6 पार्ट 6। में। ठीक है। मैंने बताया था ना, द डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एलमेक्स। तो 1 2 3, ये आप करेंगे ग्राफिकल से। मैं यहाँ पे इसको ग्राफिकल नहीं बता रहा हूँ, ऐसे लाइन कह रही है, क्योंकि ये आपको पता है वही सेम आर पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। तो इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सर क्योंकि ये मैंने आपको कल 6 बता, आर्क कितने कितने डिफरेंस पे होगी, लाइक कितने सेंटीमीटर? ये जितना भी आपको इजीनेस है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप 5 सेंटीमीटर का एक आकर आल कर ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर मतलब का आग यही लेके। ना सर, इक्वल इक्वल पार्ट्स में, तो जैसे हाँ हम हाँ हाँ 15 हाँ। डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं कि 15 को आप डिवाइड करें। ये आर्क आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 mm भी ले सकते हैं आप। जब ये 5 mm ओके। आर्क आप यहाँ पे कट करोगे ना, तो जब आप यहाँ पे लाइन जो ड्रॉ करोगे, 6 लाइन जो ड्रॉ करोगे, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी 12 सेंटीमीटर लाइन को। बस हमें ओके। ध्यान का रखना है, हमें ध्यान का रखना है लास्ट वाले आर्क को इससे कनेक्ट करना है बस। ठीक है। यस सर। ओके। ये कुछ भी ले सकते हैं, आर्क की डायमेंशन आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 सेंटीमीटर ले लिया, इट विल गो अवे फ्रॉम योर ड्रॉइंग। ठीक तो है। 6 आर्क होनी चाहिए टोटल। हाँ, सिर्फ 6 आर्क होनी चाहिए, क्योंकि 6 पार्ट में डिवाइड करना है ना हम इसको। यस सर। ठीक है ना। तो यस। हमने इसको फिर 6 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लिया। ठीक है, 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया इसको। अब उसके बाद नंबरिंग आपको पता है इसकी क्या है। नंबरिंग करेंगे यहाँ से 0 1 2 3 4 एंड 5। ये तो कॉमन है पहले वाले की तरह। ओके। नाउ दिस दिस मेन स्केल रिप्रेजेंट किलोमीटर। ये किसको रिप्रेजेंट करा हमारे? किलोमीटर को। एंड दिस आर एफ इज इक्वल टू 1/40,000। करेक्ट। यस सर। ओके। देन हम क्या करेंगे, जो हमने जो वैकेंट छोड़ा है स्टार्टिंग वाला स्पेस, ठीक है, ये वाला, ये जो हमने वैकेंट पोर्शन छोड़ा है, इसको हम डिवाइड करेंगे। कितने में डिवाइड करेंगे? दैट इज डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ मेन स्केल एंड सब डिविजन स्केल। तो यहाँ पे कितना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू सर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। हेक्टो, हाँ 10 हेक्टोमीटर। ओके। यस सर। तो यहाँ पे इसको 10 पार्ट में डिवाइड डिवाइड कर लेंगे। यस सर। लेट्स से कि ये आपको डिवाइड हो गया है
वही ग्राफिकल मेथड से करना है, ऐसे लाइन खींचनी, कट मारना, और यहाँ पे फिर इसके ये ऐसे कट मार दिया, ऊपर कर लो ड्रॉ या नीचे कर लो, फिर इस तरीके से मिला देंगे इसको यहाँ से जीरो से, ऐसे सारी लाइनें पैरेलल आ जाएंगी, देन इट विल कट इनटू 10 पार्ट्स। और सिर्फ 1 हेक्टोमीटर का भी डायमेंशन कुछ भी ले सकते हैं, हाँ वो भी लाइक कुछ ले आर। सकते हैं, हाँ ओके आर कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन ऐसा लेना आर कि आपको विजिबिलिटी रहे और बनाने में इजीनेस हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने 1 mm ओके का सर। आर्क ले लिया, 1 mm का आर्क लोगे तो फिर वो डिवाइड तो करेगा लाइन को इक्वली, लेकिन वो विजिबिलिटी में थोड़ा दिक्कत आएगी। ओके सर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया है। नाउ हेयर हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर 1 हेक्टोमीटर, सॉरी केवल लिखना हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर। थोड़ा ये चेंजेस है इसमें, हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन, यहाँ पे जो हम नंबरिंग करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, ये डिफरेंस है बस, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। ओके, फिर इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ओके, इसको भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो आगे। ठीक है, ठीक है बेटा इतना। यस सर। अब इसमें एक लाइन लिखी नीचे, द लेंथ ऑफ 1 year scale, the length of 1 year scale, the length of 1 year scale is equal to the, is equal to the, is equal to the 9 division of, is equal to the, equal to the length, equal इक्वल to टू the द length, equal लेंथ। to the length occupied by, सर 9 डिवीजन काट दो फिर। हाँ 9 डिवीजन काट दो, occupied by, ऑक्यूपाइड बाय 9 division of, डिवीजन ऑफ 9 division of subdivided scale, 9 division of subdivided scale। ओके सर। सर ये क्वेश्चन शीट पे करना है हमें? हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ना। अच्छा। और सर क्वेश्चन भी लिखना होता है शीट पे या सिर्फ हाँ नंबर डालना होता है उसको? क्वेश्चन लिख, मैंने आपसे शेयर करी थी ना एक कल, आपके ग्रुप में शेयर करी है यस मैंने, सर, शीट नंबर यस 2, ठीक है। यस। ओके। ओके, तो अब यस सर। आपको क्या कर, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो वर्नियर स्केल बनाना है वो कितनी लेंथ का बना रहा है, दैट इट विल ऑक्यूपाई, इट विल ऑक्यूपाई द 9 डिवीजन ऑफ सब डिवाइडेड स्केल। ये इसको हम ये तो हमारे, देखो इसको हम मेन स्केल भी कहते हैं, कहीं कहीं पे बुक्स में आपको क्या मिलेगा, कहीं कहीं बुक्स में आपको ये मिलेगा, दिस इज योर, मेन स्केल। एक मिनट, दिस इज योर मेन स्केल। सो कहीं कहीं पे क्या होगा कि 9 डिवीजन जो मेन स्केल के हैं, दैट गिव द होल लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल। तो इसमें देखिए आपको बनाना किस तरीके से, इसके जो 9 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन 9 डिवीजन को इस तरीके से लेंथ को आप आगे खींच दो,
ओके। सर कुछ लास्ट लास्ट का लाइन समझ नहीं आया, वॉइस कट हो गई थी। ये देखो ये वाला एक तो हमने मेन डिवीजन किया है, ठीक है, हाँ मेन जी। डिवीजन किया है, सब डिवीजन किया है, और वर्नियर स्केल डिवीजन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो कुछ जैसे मैंने आपको लिखवाया है कि द लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द 9 डिवीजन ऑफ सब डिवीजन स्केल लिखवाया ना, तो यस इट सर। विल बी द लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कहीं कहीं पे आपको मेन स्केल, तो इसको हम मेन स्केल बोल देते हैं कभी कभी, ये जो हमने बनाया ना यहाँ पे, दैट इज द यस। मेन स्केल। ओके, तो यानी कि लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू द 9 डिवीजन ऑफ सब डिवाइडेड ऑफ स्केल। सब डिवाइडेड स्केल कह सकते हैं या मेन स्केल कह सकते हैं उसको, जितनी लेंथ किसने ऑक्यूपाई करी है, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, ये बात यस। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपको करना क्या, देखो एक मिनट नोट करना है इसको। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, इसको सब डिवाइड करना है, इस वाली लाइन को क्या डिवाइड करना है आपको, सब डिवाइड करना है, जो मैंने यहाँ पे लाइन ये ड्रॉ करी है। तो सिंपली इसको इस तरीके, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, उसी तरीके से यहाँ से 10 डिवीजन लगा देंगे और इस लाइन को कर देंगे हम डिवाइड। ठीक है, कर लेंगे ना इसको, लास्ट वाला जो 10 डिवीजन होगा उसको ऐसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपकी वर्नियर स्केल वाली, ये भी किसमें हो जाएगी, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो 10 पार्ट्स, ये डिवीजन कर लेंगे आप जो मैंने बताया अभी। नहीं सर, एक बार और बता दो वर्नियर वाला। देखो हमने ये मैंने आपको वर्नियर स्केल की लेंथ तो पता लगी, कितनी लेंथ है वर्नियर स्केल की, जो 9 डिवीजन कर रही है मेन स्केल में ऑक्यूपाई, तो उसी को मैंने 9 डिवीजन को लेके मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया है। ठीक है ओके सर। भाई, ये 9 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों एंगल से मैंने, दोनों पॉइंट से मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या करा है, इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने ये यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया यहाँ पे। ओके, अब क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम इसको फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन वही है, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। ओके, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर। ओके, क्योंकि जो हमारी देखो, अगर आप ये यहाँ से रीडिंग पढ़ो ध्यान से, तो क्या है, दिस इज 3 किलोमीटर 0.3 सॉरी 3 हेक्टोमीटर एंड 4 डेकामीटर। ठीक है, तो हमें 3 स्केल इसमें दिखाने वर्नियर में, एक तो किलोमीटर का, एक हेक्टोमीटर का और एक डेकामीटर का। ओके, ठीक है, तो ये इसमें अभी कुछ चीज नहीं आई है, बस इसमें एक ही चीज नहीं आई है। क्या चीज नहीं आई है, कि जो हम वर्नियर स्केल यहाँ पे बनाएंगे, दैट इज द लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द लेंथ ऑक्यूपाई द 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद क्या करना है, हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस लाइन को। तो वही ऐसे यहाँ पे लाइन, इंक्लाइन लाइन खींच के इस तरीके से 10 आर्क लगा देंगे, और लास्ट वाले आर्क से इस वाली लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, इससे क्या होगा हमारा, फिर यहाँ पे एक और लाइन डिवीजन बन जाएंगे हमारे। सर यहाँ एक पे चीज, डिवीजन, हाँ बोलो। सर ये एक्चुअल वर्नियर वर्नियर स्केल पे कर सकते हैं? क्या चीज? ये जो आप, ये जो डायग्राम है, ये जो है, हाँ इसको हाँ हाँ, एक्चुअल वर्नियर स्केल पे करना है या वैसे नॉर्मल स्केल पे करना है? एक्चुअल वर्नियर स्केल पे कैसे, सर जो जो वर्नियर एक्चुअल, कैलिपर आता है। हाँ नहीं नहीं, उस पे नहीं करना बेटा, ये हमें ड्रॉ करना है शीट पे, ये बनाना है, ड्रॉ करना है शीट पे हमें। ओके सर। उस ओके सर। उसमें उसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो केवल वगैरह में लेते हैं ना, केवल जो इसमें एक तो आपका में होता है ना, 0.001 डिस्काउंट होता है उसका आपका। हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्केल का साइज काफी ज्यादा बढ़ गया, किलोमीटर में आ रहा है, तो उसके हाँ लिए जी। किलोमीटर के लिए हम क्या ये हम उस वाले 1 ईयर पे नहीं मेजर कर सकते, जो हम अपना 1 ईयर से जो यूज करते हैं ना, उसमें वर्नियर बना सकते हैं कैलिपर। इसके।
हाँ 1 ईयर कैलिपर पे नहीं कर सकते मेजर, ये केवल इसके लिए हम स्केल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ओके सर। तो इसमें फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 10 डिवीजन में डिवाइड कर देंगे। टेन डिवीजन में डिवाइड कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब ऐसे हम लाइन इसमें ड्रॉ कर देंगे नीचे। ठीक है, थोड़ा इस तरीके से बनेंगे लाइन ये, अभी थोड़ा मैं इसको रफली बना रहा हूँ। तो इसलिए अब आप इसमें क्या देखने को मिला कि जो मेन स्केल का एक डिवीजन है, अगर मेन स्केल का एक डिवीजन हम वन ईयर स्केल के एक डिवीजन से कंपेयर करें, तो मेन स्केल का एक डिवीजन वन ईयर स्केल से एक डिवीजन के क्या है, बड़ा है। ठीक है, बड़ा। दिख रहा है ना भाई, देखो यस सर। ये मेन स्केल का डिवीजन ये है और वन ईयर स्केल का डिवीजन आपका ये है। तो ये लाइन इस पे लिख लो, इसको लिख लो। यस द सर। साइज ऑफ मेन स्केल डिवीजन, the size of main scale division डिवीजन is greater the size of main scale division लीटर is greater the 1 year scale division size is greater than 1 year scale division size, 1 scale division size। लिख लिया सर। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, यस सर। the value of main scale one division, the value of one scale डिवीजन वन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितनी होगी बताओ, वन मेन स्केल के वन डिवीजन की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने, सर 9 9। नहीं दैट इज, देखो यहाँ पे देखो कितना लिखा था, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना है, 0.1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर। अब ये एक हेक्टोमीटर को शो कर रहा है, एक हेक्टोमीटर का मतलब कितना है, 0.1 किलोमीटर। सो इट मींस द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 0.1 किलोमीटर। किलोमीटर। ठीक है, 0.1 किलोमीटर, and it is greater than 1 year, and it is greater than 1 year scale, and it is greater than 1 year scale one division value, and it is greater than 1 year scale 1 डिवीजन one, हाँ 1 year scale one division value। अब यहां से मुझे देख के बताओ कि 1 year स्केल जो हमने लिया है यहाँ पे, उसके एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, सोच के बताओ। डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। नहीं नहीं, 1 डेसीमीटर तो होगी, लेकिन हमें इस मेन स्केल के अकॉर्डिंग देखना है ना इसको, क्योंकि हमने इसको अच्छा, हेक्टोमीटर के, हाँ ओके। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, वन डिवीजन वैल्यू ऑफ 1 year स्केल इज इक्वल टू, कितने डिवीजन ऑक्यूपाई करें इसने मेन स्केल के, दैट इज 9। डिवीजन 0.9, और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उसको, एक डिवीजन, पूरे टोटल डिवीजन कितने हैं, 0.9। ठीक है, तो इस 0.9 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 से। इट मीन्स 0.009 कितना आ गया, 0.00009 किलोमीटर, दैट इज 0.009 किलोमीटर। ओके, समझ में आए। तो ये Yes, जो एक डिवीजन हमारे यहाँ पे है,
इसकी जो वैल्यू है दैट इज 0.009 किलोमीटर। 0.009 होगी, 0.09 होगी यार, 0.09 होगी, मैं भी यही सोच रही हूँ सर। दैट इज 0.09 किलोमीटर। ओके, यस सर। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस जो स्केल आपने बनाया है वन स्केल के इसके लेफ्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे इट रिप्रेजेंट डेकामीटर, इट रिप्रेजेंट डेकामीटर that is equals to the 1 decameter is equals to 0.09 kilometer, that is represent 0.09 kilometer। हुआ थोड़ा क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, हमें सीधा मेजर करना है यहाँ पे। ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा मेजर करना है। अब मैं आपसे बात कहूँ 3.34 किलोमीटर हमें मेजर करना है, 3.34 किलोमीटर हमें मेजर करना है। तो इसके लिए क्या देखेंगे हम, सबसे लास्ट डिजिट देखेंगे इसकी, दैट इज 4। अब ये हर एक डिवीजन किसका है, कितने का है डिवीजन, ये 0.9 का है ना ये वाला 1 डिवीजन? किलोमीटर। नहीं नहीं, ऊपर वाला, ऊपर वाला 0.09 किलोमीटर का है ना? यस सर। यस सर। तो हम अब हम 9 के टेबल में देखेंगे, 9 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है एंड में, बताइए। 9 की टेबल में 4 कहाँ हाँ पे आता है? हाँ हाँ, कितनी बार ऐड करें 9 को जो 4 आ जाए एंड में? 6 6 पे 9 6 54। 9 6 54। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 54 के लिए हम 9 6 है ना, तो हमें 6 जो डिवीजन है वो यहाँ से ऑक्यूपाई कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज 0.54। ये तो होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 0.54 किलोमीटर। 0.54। ये समझ में आया हमने कैसे लिया यहाँ पे? अगर मान लीजिए ये होता है यस सर। 3.36 होता है, तो हम देखते हैं कि 9 के टेबल में आपका ये 6 कहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी कि हम कितनी बार ऐड करें कि एंड में उसके 6 आ जाए। ओके, ठीक है सर। तो हमने यहाँ से 0.54 लिख दिया इसको। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 3.34। अब 3.34 को माइनस कर देंगे हम 0.54 से, तो कितना बचेगा देखो, 20 कितना बचेगा, सर 2.80। 2.80। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने 0.54 तो दिखा दिया, 2.80 अगर हम और दिखा दें तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 3.34 की हो जाएगी। ओके, तो यस सर। अब देखो, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब हमने 0.54 डिस्टेंस तो दिखा दिए, अब हमें कितनी दिखानी है, 2.80 डिस्टेंस और दिखानी है हमें। अच्छा, उसके बाद जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो एक डिवीजन किसका है, ये 0.1 किलोमीटर का डिवीजन एक और है। ठीक है, 0.1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा है, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.64, 0.64। अब आपको यहाँ पे आगे कितना दिखाना है, इसको एक काम करो, 2.80 है ना, एक मिनट में बाकी चीजें रफ कर देता हूँ। देखो 0.54 तो ये हो गया, और प्लस 0.1 ये हो गया हमारा, तो हो गया 0.64। अब आपका एक काम करो, 3.34 में से 3.34 में से सर ये जो 0.64 को, आपने 0.1 इंक्लूड किया है, ये तो पहले से ही इंक्लूडेड था जब हमने 5 4 तक लिया। नहीं नहीं, 5.4 तो हमने यहाँ से लिया था, 1 ईयर स्केल पे लिया था, वो यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। भाई 1 ईयर स्केल के 6 अच्छा, डिवीजन लिया ना हमने 4 भाई, से नहीं ले एक, रहे आप मतलब? नहीं नहीं, इस वाले पॉइंट से लिया मैंने, इस वाले अच्छा। पॉइंट से, क्योंकि यही तो अच्छा हमारा 1 ठीक ईयर है, स्केल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यस यहाँ तक सर, हमारा 1 ओके। ईयर स्केल है। तो अभी हम 1 ईयर स्केल को हम रीड कर रहे हैं, तो यहाँ से तो ठीक है 0.54 सर। आ गया, और 0.6 यहाँ यस। से आ गया। तो हम क्या ओके करेंगे, सर। मेन में से 0.64 माइनस कर दें, तो कितना आएगा ये, 2.70। 2.70। ठीक है, 2.70। तो हमें अब आगे क्या दिखाना है,
2.70 और दिखाना है। जैसे ही हम 2.70 को दिखा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा पूरी डायमेंशन हमारे सामने आ जाएगी। तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखो 2.70 के लिए आप क्या करोगे, इसको 10 डिवीजन, इस वाले के भी 10 डिवीजन कर लो आप, ठीक है। इसमें 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 डिवीजन आप किस तरीके से करोगे, सिंपली इसको मेजर करना विद द हेल्प ऑफ कंपास, और कंपास की हेल्प से मेजर करके इसको डिवाइड, मतलब कि मान लीजिए ये आपकी आ गई है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आ गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर आ गई है, तो 5 सेंटीमीटर को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। सिंपली इसमें ग्राफिकल मेथड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप स्केल से इसको डिवाइड कर देना इक्वल डिवीजन में, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, ठीक है। तो 2.7 हमें यहां से लेके 2.7 हमें देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 7 वाली लाइन को स्ट्रेट बढ़ा के यहाँ पे आगे की तरफ, अच्छा, ठीक है। अब ये जो पूरी लेंथ आ जाएगी आपकी, दैट इज 3.34, 3.34, ठीक है, दैट इज 3.34 यस सर, किलोमीटर, ठीक है। 0.54 तो ये, ठीक है, 0.54 प्लस 0.1, ये वाला स्केल हम इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे ना, तो ये कितना हो गया, ये कितना डिवीजन है 0.1 का, तो 0.64 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो 0.64 के बाद आपका रह जाएगा केवल 2.70, उसको आप यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे इस तरीके से, ओके। यस सर। अब आप एक काम करो, आपके पास स्केल वगैरह होगा तो इसको क्वेश्चन को करके देखो एक बार, A4 शीट पे करके देखो एक बार, और फिर मुझे बताओ कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ट्राई करेंगे इसको, चलो यस सर। करके देखो बेटा, सभी लोग करके देखो एक बार। ओके सर। अब इसमें मान लीजिए 0.59 किलोमीटर अगर आपको दिखाना है तो कैसे शो करेंगे। सर पहले वर्नियर स्केल का यूज कर लेंगे हम। हाँ ठीक है, तो वर्नियर स्केल में देखेंगे हम 9 कहाँ पे आएगा, तो 9 तो यस स्टार्टिंग में आ गया, दैट इज 0.09, ठीक यस है। सर। तो 0.09 तो ये वाला हो गया, यस सर। ये हो गया आपका 0.09, ओके। और फिर प्लस 0.1, तो कितना हो गया आपका 0.19, यस सर। 0.19 हो गया। यस सर। अब क्या करेंगे, आगे वाले में आप आगे वाले में डिवीजन कर देंगे। अब कितने की रिक्वायरमेंट है आपको इसको 0.59 बनाने के लिए, 0.4 की रिक्वायरमेंट। हाँ तो तो इसको 4 डिवीजन कर देंगे। एक दो तीन, 4 डिवीजन नहीं, डिवीजन तो 10 ही करोगे आप, लेकिन इसमें से डिवीजन हम कर 4 देंगे वाला चूज तो कर, हाँ 4 चूज हाँ कर देंगे। डिवीजन हम करेंगे इसमें पूरे 10, लेकिन इसमें फोर्थ वाला डिवीजन इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट कर देंगे, तो ये वाली जो हो जाएगी हमारी लेंथ हो जाएगी, दैट इज 0.59 किलोमीटर। करके देखो, ट्राई करके देखो बेटा सभी। ओके सर। सभी लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसको।
सभी लोग ड्रॉ कर रहे हैं? यस सर। सर वो सर 2 के बाद 7th डिवीजन लेनी थी, वो कैसे आया वो एक बार बताओगे? कौन से वाला? सर जैसे आप बोल रहे थे ना वर्नियर स्केल में 2 के बाद 7, मतलब 2 के बाद हमने 7 और डिवीजन ली थी, जो 2.70 आया था, वो 2.70 कैसे आया था वो बता दो। देखो एक बार बता दूं, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ आपसे। ओके। देखो हमारी जो हमें जो स्केल रीड करना है उस पे, दैट इज ये जो हमें डिस्प्ले करना है दैट इज 3.34 किलोमीटर, ठीक है। यस अब सर। ये जो वन एयर स्केल का जो एक डिवीजन है वो क्या कर रहा है, दैट इज शोइंग 0.09 किलोमीटर, 0.09 किलोमीटर। तो मैंने क्या बताया था आपको, कितनी बार उसको ऐड करना है कि उसके एंड में 4 आ जाए। तो आपने 0.09 को कितनी बार ऐड किया, 6 टाइम ऐड किया आपने। 6 टाइम्स। तो कितना आ गया, 0.54। ओके, तो यहां से तो हमने 0.54 की रीडिंग ले ली, ठीक है। अब हम चले आगे की तरफ, ये कितना हो गया, दैट इज 0.1 मीटर। ये वाला स्केल भी तो रीड करेंगे ना हम, नीचे वाला जो मेन स्केल है। यस सर। जब यस। यहाँ से जब हम आगे चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, तो ये वाला स्केल भी रीड करेंगे। तो 0.54 प्लस 0.1 दैट इज 0.64, यस सर। ठीक है। तो अब इतनी 0.64 लेंथ तो हमने ऑक्यूपाई कर लिया, अब कितनी रह गई, बाकी कितनी रह गई है, उसके लिए क्या करेंगे हम, 3.34 में से 0.64 को माइनस कर देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो 3.34 माइनस 0.64 कितना आ गया, 2.70। यानी कि अब हमें कितना और हाईलाइट करना है, 2.70 और हमें हाईलाइट करना है आगे की तरफ। ओके, ओके ओके सर। 2.70 हमें और हाईलाइट करना है। तो उसके लिए क्या है, ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 2 किलोमीटर। अब 2.7 के लिए हम यहाँ पे 10 पार्टीशन इसको कर देंगे और 7 वाली लाइन को चूज कर लीजिए सीधा। तो ये हो गया हमारा 2.70। अब टोटल को यस हम सर शो आ करके गया। दिखा सकते हैं, दैट इज, ठीक है। ओके थैंक यू सर। हम्म। अब मैं जिससे पूछूंगा उसको शेयर करना है स्क्रीन पे। सभी का बन गया है, चाहे रफली सर बनाया हो, रफ बनाया में ही हो, बनाया है। स्केल का यूज नहीं किया। नो सर। विनय तुम बताओ, तुमने कुछ किया है? विनय, विनय, सिद्धांत भारद्वाज, सिद्धांत, सर वैसे कितना टाइम मिलता है ये सब, वो ये वाला प्रोजेक्ट एक क्वेश्चन के लिए? अरे वो तो आपको पूरा, मतलब कि जैसे आपका, जैसे अगर आप क्लास में करने आएंगे, ऑफलाइन करने आएंगे, तो 3 घंटे में आपको पूरी चीज बनानी है लगभग लगभग। कोई बात नहीं, जो वैकेंट होता है वो नेक्स्ट टाइम पे आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपको प्रॉपर 3 घंटे का टाइम मिलेगा पूरी शीट को बनाने के लिए, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 3 घंटा मिलता है? नहीं नहीं, मतलब उस शीट में आपके 3-4 क्वेश्चन होंगे, जैसे एक तो क्वेश्चन ये हो गया है, अच्छा और अच्छा। बाकी बाकी प्रोजेक्शन के हो गए हैं। ओके सर। सर एक शुभांशु, डाउट है, जैसे हम आर्क बनाएंगे तो अगर अभी हमने मान। एक ओके। मिनट वेट करो, एक मिनट वेट करो। ओके। शुभांशु, कुछ बनाया तुमने? दिखाओ कितना बनाया है, वो दिखाओ, डिस्प्ले करो स्क्रीन। है, तो कहाँ पे फिर बनाओगे उसको? तो कैमरा नहीं है तो प्रेजेंट तो कर सकते हो आप, उस पर बना लो किसी भी वर्ड शीट पे और उसको प्रेजेंट कर दो फिर। प्रियंका, प्रियंका बिष्ट,
लो लेफ्ट हो गए, प्रेम करो। प्रभाव प्रेजेंट सर। अरे नहीं, तुम तो बाहर घूमते रहना, तुम्हें फ्रेंड लगेगी, ठीक है। तुम कल भी बाहर थे, आज भी बाहर हो। मोहम्मद फारूक, कुमारी अंचल, प्रियंका बिष्ट, अरे क्या हो रहा है, ये खेल चल रहा है कि मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करना है, तो लेफ्ट हो जा रहे हैं। आदर्श कुमार, यस सर। तुमने बनाया है कुछ? सर मैं कॉलेज आया हूँ सर, बुक लेने, घर पे नहीं हूँ। तो क्लास ही कर ले, कॉलेज में आने की काम हो सकता है। कहाँ पे हो तुम? कॉलेज सर, कॉलेज से निकला हूँ बुक लेके। निकल भी गए? तो क्या पढ़ाई हो रही होगी तुम्हारी भी? आओ जरा मुझसे कॉलेज में आके मिलो, सी दो कहाँ सौ सर? आठ में आके, C208 में आके मिलो तुम। वेट कर रहा हूँ मैं, आओ। अमित, अमित, अनंत सिंगल, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं तो फिर अपना टाइम पास करूंगा सिंपल। क्या आपको समझ में आया या ना आया? यस सर। तुमने बनाया कुछ सर ना? मैंने बनाया, दिखाऊं? नहीं, मैं अभी रुक जाओ, मैं मतलब रफ पूछूंगा। में। हाँ कोई बनने बात नहीं। सर कॉपी में बनाया है सर, वर्ड पे नहीं बनाया हुआ है। हाँ तो कॉपी बनाया तो शेयर करो उसे। सर शेयर कैसे करूँ? प्रेजेंट करो उसको अपने कैमरा तो होगा तुम्हारे अपने मोबाइल में, फ्रंट कैमरा। सर एक मिनट रुको। आदर्श और अमित का कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक। अंकित शर्मा, सर रफ पे बनाया है अभी। करो शेयर, करो स्क्रीन पे, प्रेजेंट करो। सर स्क्रीन शेयर से तो सर मेरी वो दिखेगी, कॉपी का थोड़ी दिखेगा। अरे वीडियो कॉल ऑन कर लो ना, साफ सीधी बात है। वीडियो कैमरा ऑन सर करो मैं तो रफ में दिखाऊं? अरे ऋचा रुक जाओ एक मिनट। ओके। मुझे तो पता ही लग गया था, समझ में किसी को आया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन किसी ने करेंगे नहीं। क्वेश्चन जब करेंगे जब देख रहे होंगे, तो आधे तो बाहर ही है। ऐसे क्या फायदा मतलब क्लास करने का? मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तुम पढ़ नहीं रहे, क्या फायदा इसमें? मैं भी मेहनत नहीं करूंगा, मैं भी अपना टाइम पास करूंगा फिर और क्या। चलिए ठीक है, आप इसको A4 शीट पे बना के नीट एंड क्लीन मुझे सबमिट करना। सर शेयर। दिखाऊं मैं, दिखाऊं? हाँ, दिखाना है सर कुछ? अब रहने दो, क्या देखोगे तुम? नीट एंड क्लीन करके A4 शीट पे मुझे शेयर करना है इस वाले क्वेश्चन को। और बाकी चलो ओके सर। शीट नंबर सेकंड जो आप आपकी, उसमें 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। उन 3 क्वेश्चन को अच्छे से करना है, जैसे मैंने बताया थे। एक तो 1 ईयर वाला ये बताया अभी आपको मैंने, फॉरवर्ड वाला, फॉरवर्ड स्केल पे। और 2 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, डायगोनल स्केल पे और प्लेन स्केल पे। वो 3 क्वेश्चन नीट एंड क्लीन आपको अपनी मेन शीट पे करने हैं। और ये थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया 1 ईयर वाला, इसको सभी A4 शीट पे करके मुझे आज सबमिट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके? ओके सर सर। एक डाउट है। हाँ बोलो।
ये जो आर्क हम बनाएंगे, जैसे इसमें हम बहुत ज्यादा छोटी रीडिंग लेनी पड़ गई, जैसे ये डिवीजन एमएम में करने पड़ गए, तो सर कंपास तो उतना होता ही नहीं है जो एमएम को मेजर कर ले। नहीं तो आपने जो मेन स्केल का डिवीजन किया है उसमें सेंटीमीटर ले लो ना, 1 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। सर मेन जो स्केल को सेंटीमीटर में ले लेंगे, ये जो वर्नियर स्केल है इसका क्या करें? तो इसको 5 mm लेके आग काट दो, 5 mm ले लो, 7 mm ले लो, 6 mm अच्छा। ले लो, ठीक है। आप इसमें भी ओके सर। सेंटीमीटर ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितने जिस जिस लेंथ पे आपको इजीनेस रहे उस लेंथ को आप लो। ऐसा नहीं कि अगर 4 mm लेंगे तो छोटा बनेगा, 5 mm लेंगे तो बड़ा बनेगा। आपको जो कन्वीनियंट हो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी आर की डायमेंशन, ठीक है। ओके सर। ओके। जैसे कि आपकी जो फिगर है, क्योंकि भाई डिवीजन तो सेम ही होगा, लेकिन वो जो आप यस सर। ग्राफिकल जो शो करेंगे वो थोड़ा उसको हो सकता है अगर आप थोड़ा आर छोटा ले तो। हालांकि डिवीजन सेम और होगा। सर ये A4 पे बनाना है, A2 पे नहीं बनाना? नहीं नहीं, ये A4 पे आज होमवर्क है सभी का, ठीक है। ये एज ए मुझे ट्यूब सबमिट करेंगे आप सब लोग A4 शीट में, बाकी मेन और शीट में सर A2 A2 का क्वेश्चन है तो A2 पे ही बना देते हैं ना। नहीं नहीं, आप इसको ये आपसे मतलब कि जिसने नहीं किया ना उनके लिए कहा मैंने, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। सर ओके व्हाट्सएप पे क्या सर। भेजना है कब ना? तक सबमिट करनी है? मुझे मुझे अगर आप रफली दिखाए थे ऐसी सभी लोग तो मैं कहता ही नहीं A4 को बनाने के लिए। अब किसी ने किया सर ही मैंने नहीं, तो कर लिया ना, मैंने कर लिया सर। तो भाई आप ग्रुप हो तो ग्रुप का हिस्सा। तो मैं तो A2 पे दिखा दूंगी सर प्लीज। चलो ठीक है, आप A4 बना, A2 पे बना दें। ओके। ओके थैंक यू। ठीक है, तो फिर आज हम इसको इसका सेशन एंड करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वर्कशॉप प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है। सर हाँ, सर शीट कब तक सबमिट करनी है वो तीनों क्वेश्चंस? अरे अभी कहाँ सबमिट करोगे बेटा, सबमिट तो आप अपने पास ही रखो ना, जब कॉलेज में अगर आप जब भी आओ तो उस टाइम मुझसे एक बार चेक करा लेना, कॉल कर लेना मुझे ठीक, कि सर आप कॉलेज में हैं या नहीं, ठीक है। सर व्हाट्सएप पे बना के आपको वैसे दिखा देंगे। हाँ मतलब व्हाट्सएप पे तो ये है कि कोई अगर उसमें मतलब कि आपको ये दिखाना है कि सर ठीक बनी है नहीं, तब आप शेयर कर सकते हो, तो मैं बता दूंगा कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो। लेकिन साथ साथ बनानी चीजें आपको, ऐसा नहीं हो कि एंड के लिए छोड़ दो सारा कि सर हम एंड में बनाएंगे, क्योंकि अभी तो ठीक, चीजें नई नई तो आपको ध्यान भी रहेगी। फ्रेश फ्रेश आप सब चीज पढ़ रहे हैं, तो जो जो मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ उसको एंड टू एंड आप करते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा आपके लिए हेडेक है क्योंकि ये केवल एक ही लैब में और भी लैब है आपके थोड़े समय में, लेकिन वो मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो भाई ऐसी होती है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। हमने भी की, हमें भी दिक्कत होती थी, हम भी सारी चीजें एक साथ ही करते थे, ओके। तो आप कुछ जो भी दिक्कत है सबको मैनेज करके करना ही है, देखो, ओके। चलिए ठीक है, वर्कशॉप की मैं आप पीपीटी आपसे शेयर करूंगा। और आज हम पढ़ेंगे कारपेंट्री शॉप के बारे में। अब ये तुम अगर तुम लोग अपने इंटरेस्ट में दिखाओगे पढ़ने में तो भाई मैं भी अपना टाइम पास करूंगा, ध्यान ध्यान रखना इस चीज को। अब मैंने आधे बच्चों से क्वेश्चन पूछा, उनका पता ही नहीं है। नहीं सर हम समझ रहे हैं। सर हम समझ गए सर पूरा। प्रियंका को मैंने 3 4 बार कहा, जितनी बार मैंने उससे क्वेश्चन पूछा वो लेफ्ट हो गई, फिर दोबारा ऐड हो गई। अब पता नहीं उसके नेटवर्क में दिक्कत है या फिर मैं जो पूछ रहा था कि सर शेयर मैंने करो क्या वीडियो पता। ऑन करी, वो हो अपने आप ही सकता है लीव सर हो गई। आवाज नहीं आ रही हो उसको, नेटवर्क ये इशू भी होगा हो। उसकी। सर उसका चलो पिछली क्लास में भी था प्रियंका का, इसलिए। नेटवर्क इशू है, ओके जी, ठीक है, आगे लिख लेंगे। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन को करेंगे इसको थर्ड वाले को, वर्नियर स्केल का। और क्वेश्चन में आपको शीट मैनुअल नंबर सेकंड मैंने आपको साइन कर दिया, उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो मैंने अभी आपको करवाया है वर्नियर स्केल वाला, ओके। बाकी कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। अभी हम वर्कशॉप में स्टडी करेंगे कारपेंट्री के शॉप। ओके सर। मैं पीपीटी उसकी शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे।
Okay, the next experiment in workshop practice lab is on carpentry shop. ठीक है, तो कारपेंट्री शॉप में हम देखिए क्या करते हैं. कारपेंट्री शॉप में जितना भी हमारा वुडन वर्क होता है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कारपेंट्री शॉप. ओके, तो कारपेंट्री शॉप में जितना भी हम वुडन वर्क होता है मींस कि हमें कोई टेबल बनानी है, चेयर बनानी है, ठीक है, ये कोई हमें जॉइंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ वुड, हमें अगर उसको ज्वाइन करना है विद द लैप जॉइंट, बट जॉइंट, टीथ जॉइंट, क्रॉस जॉइंट, तो जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो किसमें करेंगे, हम कारपेंट्री शॉप में हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. ओके, तो कारपेंट्री शॉप में आपको क्या क्या स्टडी करना है. कारपेंट्री शॉप में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो टूल यूज होंगे हमारे जॉब को बनाने के लिए वो स्टडी करने हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हम वहां पे परफॉर्म करेंगे वो हमें स्टडी यहाँ पे करना है. ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, इट इज ऑल्सो ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इसमें भी हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज करेंगे. इसमें हमारे पास एक रॉ मटेरियल होगा और उस रॉ मटेरियल को हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके हम उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो जैसे हमारा शीट मेटल शॉप में तो हमारा जो रॉ मटेरियल था वो क्या था, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट. ओके, ठीक है, और फाउंड्री शॉप में जो हमने मोल्ड बनाया था उसके लिए रॉ मटेरियल हमने क्या लिया था, सैंड, जो ग्रीन सैंड थी हमारी. ठीक है, तो सेम एज इट इज अगर हम कारपेंट्री शॉप में जब हम जो भी जो परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम एक रॉ मटेरियल लेंगे दैट इज कॉल्ड एज वुड. तो हमें यहाँ पे हाँ सॉफ्ट वुड का यूज करना है, क्योंकि आपको देखिए हार्ड वुड भी होती है यूज, लेकिन हमें केवल अपने ऑपरेशन जो परफॉर्म करने हैं वो नॉर्मल ऑपरेशन से परफॉर्म करने हैं. तो उसके लिए हमने सॉफ्ट वुड इसलिए कंसिडर करिए कि क्योंकि हमारे पास जो टाइम लिमिट है, हमारी उस टाइम लिमिट में हमें अपना जॉब को परफॉर्म करना है. दैट्स व्हाई वी टेक हियर अ सॉफ्ट वुड. ओके, सॉफ्ट वुड में हमारा टिम्बर आता है. टिम्बर एक वुड की वो होती है ना, जो एक टिम्बर होता है, टिम्बर वुड जो होता है. ठीक है, तो जितनी भी सॉफ्ट वुड होती है वो हम कारपेंट्री शॉप में यूज करते हैं टू डेवलप आवर जॉब. ओके, देखिए ये है थोड़ा तो carpentry shop deals with the construction of work such as making roofs, floor, portion, etc. of a building, doors, window, trusses, workbenches, household furniture, and many others useful articles by means of the suitable wood. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है. यहाँ पर भी हमारा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन क्या होता है, हमारे वुड की क्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई विंडो के डोर बनाने हैं या वैसे अपना नॉर्मल डोर बनाना है तो उसके लिए हम हार्ड वुड का यूज करेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ फूड है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स एप्लीकेशन. मान लीजिए हमें काफी ज्यादा हार्ड सरफेस चाहिए तो हमें वहाँ पे हार्ड वुड का यूज करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर भी जो क्वालिटी है वुड की वो हम चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन. The term joinery is used for connecting the wooden part with the different joints such as making door, stair, furniture and many other articles. ठीक है, अब यहाँ पे हमें जॉइंट सिस्टम भी हमारा पढ़ना है. जैसे हमारा जो अगर जब हम मेटल की बात कर रहे थे, जब हम शीट मेटल शॉप की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने हैम या सैंड की हेल्प से दो चीजों को ज्वाइन किया था. या फिर हमने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ रिवेट या विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग. अगर हमारी थिकनेस ज्यादा होने की चाहिए तो हमने वहां पे वेल्डिंग का भी यूज किया था. अब जो ये आपका जैसे वुड आपका नॉन मेटल, तो उसमें वेल्डिंग तो पॉसिबल है नहीं. ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्वाइन इसको डिफरेंट डिफरेंट यानी कि यहाँ पे जो हम ज्वाइनिंग प्रोसेस होंगे वो हमारे अलग होंगे मेटल से. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे नील का यूज करते हैं, जो कील होती है कील से हम ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, किसी एडिसिव का यूज करते हैं, जैसे फेविकोल का हम यूज करते हैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, या फिर हम नॉर्मली यहाँ पे स्लॉट्स बनाते हैं, मेल फीमेल स्लॉट डेवलप करते हैं, जिससे कि यहाँ पे दो एंड पे हमारी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है. ओके, The timber is the material used for carpentry and joinery work. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो टिम्बर का हमें यूज करना है टू ज्वाइनिंग द कारपेंट्री और ज्वाइनिंग वर्क. अब देखिए wood obtained from exogenous tree by cutting this tree after their full growth and made suitable for engineering or building purpose by sawing माने का मतलब होता है इसको काटना and converting into various suitable commercial sizes. ठीक है, तो ऐसे हमारा रॉ मटेरियल होता है. ओके, ये हमारा रॉ मटेरियल का जब हमने इसको कट किया जंगल से, फॉरेस्ट से जब हमने इसको कट किया, फिर जो रॉ मटेरियल आपको वर्कशॉप में अवेलेबल होगा वो ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक होंगे आपके, जो आपका रॉ मटेरियल यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा. ठीक है, ओके, तो ये रॉ फॉर्म है ट्रीज की, इसको हमने फिर मशीन की हेल्प से हमने इसको कट करके इसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक में कन्वर्ट किया है. अब ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक एज ए रॉ मटेरियल यूज करना है आपको यहाँ पे वर्कशॉप में. ठीक है, यस सर. अब नाउ these are some normal advantages of timber. It is very easy to work with tools to give it desired shape and size. अब ये जो टिम्बर आता है, टिम्बर आपका सॉफ्ट वुड की कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो हमारे जो तो हम इसको इजीली कट कर सकते हैं.
ठीक है, सरफेस फिनिश इसकी इजीली कर सकते हैं। तो जो भी हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हमारा इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो सॉफ्ट वुड है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अगर हार्डवुड में अगर हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें स्पेशल पर्पस टूल्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल कनेक्शन एंड जॉइंट कैन बी इजीली मेड। अब जॉइंट भी हम इससे इजीली मेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले तो सारे टूल के बारे में स्टडी करनी है, जो जो टूल्स हमारे कारपेंटरी शॉप में यूज होंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे दो तरीके के जॉइंट बनाने हैं। तीन जॉब करनी है एक्चुअली। यहाँ पे तीन जॉब क्या करनी है, एक तो हमें बनाना है टी लैप जॉइंट। ठीक है, टी लैप जॉइंट बनाना है। ठीक है, क्रॉस लैप जॉइंट बनाना है, क्रॉस लैप जॉइंट, टी लैप जॉइंट, और क्या बनाना है इसमें हमें बनाना है एक यहाँ पे पैटर्न, वुडन पैटर्न। ठीक है, मैंने बताया था मोल्ड में आपका पैटर्न यूज होता है वुडन पैटर्न, तो एक हमें यहाँ पे वुडन पैटर्न बनाना है। ओके, तो तीनों जॉब को ना करके हम यहाँ से दो जॉब कोई भी यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे। ओके, तो हालांकि मैं तीनों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन हमें जो परफॉर्म करनी है यहाँ पे दो जॉब परफॉर्म करनी है। सर कोई सी भी टू कर सकते हैं, जो आप रिकमेंड करोगे वो करनी है। नहीं, दो देखते हैं, अगर पैटर्न के लिए कोई शेप होगी तो पैटर्न, क्योंकि पैटर्न में थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो जॉइंट्स है वो इजीली बन जाएंगे, तो हम वी गो फॉर द जॉइनिंग। ठीक है, तो हमारे जो लैब और टी जॉइंट है उसी को हम करवाएंगे। बाकी पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा, नॉलेज तो होनी चाहिए ना आपको उसके बारे में, यस सर। इससे हमारे पैटर्न भी बनते हैं। इट इज लाइटर इन वेट। टिम्बर जो होती है लाइट इन वेट होती है। इन फ्रेम स्ट्रक्चर इट्स सूट्स इक्वली वेल बोथ लोड बेयरिंग एंड नॉन लोड बेयरिंग मेंबर। ठीक है, तो सॉफ्ट होने के साथ ये लोड भी हमारा बेयर करती है। ओके, in timber work cost of material as well as construction both are minimized as compared to the other materials of similar use। ठीक है, अब टिम्बर क्या है, सॉफ्ट वुड है आपकी, तो इसमें जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो इजीली हो जाएंगे, यानी कि हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो यहाँ पे घट जाएगी। और दूसरी बात क्या है, जो टिम्बर जो होता है हमारा क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है, और इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है या जो इसकी रॉ कॉस्ट होती है वो काफी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू द हार्डवुड। ओके, यस सर। अब ये बाय ग्रोथ ही हम इसको डिवाइड करते हैं हार्ड और सॉफ्ट वुड में। ठीक है, तो टिम्बर वुड जो टिम्बर वुड है आपकी, ये नेचुरली सॉफ्ट होती है। अब हार्ड वुड के लिए हम कोई और, जैसे शीशम का पेड़ होता है आपका, ठीक है, तो वो हार्ड वुड में आता है आपका। ठीक है, तो उसमें कोई प्रोसेस नहीं करते कि हम उसको सॉफ्ट से हार्ड बना रहे हैं, वो नेचुरली आपका क्या होता है, हार्ड वुड होता है। ओके, जैसे जो मेटल होते हैं, मेटल में तो हम हार्ड बनाने के लिए उसकी हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, लेकिन इसमें ये नेचुरली होता है, अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट रहेगा और हार्ड है तो ये हार्ड रहेगा। ओके, बस थोड़ा हम क्या करते हैं, जैसे मॉइस्चर कंटेंट कम करने के लिए, ठीक है, थोड़ा हल्का उसको टेम्पर करने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका रो फॉर्म होता है उसको हम थोड़े टाइम के लिए ओवन के अंदर रखते हैं। तो ओवन के अंदर रखने से क्या होता है, जो इसका मॉइस्चर कंटेंट होता है वो एवोपरेट हो जाता है, और मॉइस्चर कंटेंट एवोपरेट होने की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, टफ हो जाता है। ओके, यस सर। तो कई कई जैसे हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, वुड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें जो रॉ मटेरियल हम लेंगे, तो क्या कहते हैं, पहले जो आपका रॉ मटेरियल आता है, वुड जो आती है आपकी, जो पेड़ से हम पेड़ को जो हम कट करते हैं, तो उससे जो रॉ ब्लॉक जो बनते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, उनको पहले हम ओवन में प्री हीट करते हैं, और प्री हीट करने के बाद जब उसको मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, देन उसके बाद हम उसको फिर फर्दर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन वेयर योर वुड इज यूज। सर और ये कोई तरीका नहीं है ओवन में रखने के अलावा? ओवन में रखने के अलावा फिर आप ओपन एयर में रख सकते हैं उसको, जैसे सनलाइट जो, में रख सकते हैं? हाँ, सन रेज जो आती है उससे भी इवेपोरेट हो सकता है, आपको मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, लेकिन लेकिन उसमें आपको काफी टाइम तक रखना पड़ेगा, ओपन अगर एटमॉस्फेयर में आपको रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ओपन में रख देते हैं फॉर 7 और 8 आवर्स एट पर्टिकुलर डिग्री ऑफ टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, और 8 to 9 आवर्स में क्या होता है, इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो आपका इवेपोरेट हो जाता है। ओके, तो ओके सर। इसमें अब इसमें यह है फिर जगह की भी दिक्कत रहेगी भाई, बाहर तो पूरे वुड को आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह सरफेस में फैलाना पड़ेगा, तो उसके लिए एरिया भी ज्यादा चाहिए। अब इसमें तो क्या होगा, एक क्लोज फर्नेस होगा, उसके अंदर हम लेयर वाइज लेयर अपनी वुड को रख देंगे, जो फर्नेस में जो आपको ओवन में मैंने रखने के लिए कहा, तो एक बड़ा सा लार्ज साइज ओवन होगा, उसमें हम लेयर वाइज रख देंगे वुड्स को, और वहां पे उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वहां पे evaporate हो जाएगा। ओके सर। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग साउंड प्रूफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जहां पे हमें साउंड प्रूफ कंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, वहां पे क्या होता है, साउंड प्रूफ कंस्ट्रक्शन में हम टिम्बर वुड का यूज करते हैं। मान लीजिए आपको कोई रूम बनाना है, जिस रूम में क्या है, आपका साउंड प्रूफ है, यानी कि ना तो बाहर की आवाज उसमें अंदर आए, ना अंदर की आवाज उसमें बाहर आए, तो उसके लिए हम टिम्बर वुड का यूज करते हैं।
ठीक है, and it brings non-conductor of heat is favored for the construction of houses. Such houses will remain warm in winter and cool in summer. ठीक है, तो ये आपका दोनों कंडक्टर का काम करता है। एक तो acoustic nature है, sound acoustic nature का मतलब क्या है, it will soundproof and having a non-thermal मतलब ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि थर्मल कंडक्टर की तरह भी हम इसको यूज करते हैं, नॉन थर्मल कंडक्टर की तरह। ठीक है, तो जहाँ पे मैं मान लीजिए जैसे हमें अपने घर को वार्म रखना है, तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे इंडिया में तो ये है कि भाई हम सीमेंट और ब्रिक की हेल्प से वॉल बनाते हैं, लेकिन जैसे आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाते हैं, अब्रॉड की अगर बात करते हैं, तो वहां जितने भी घर होते हैं सब वुड के वुडन घर होते हैं वहां पे मोस्टली। वुडन के होते हैं, तो वहां पे वो वही वुड यूज करते हैं जिससे कि आपका जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, कोई इंटरफेरेंस ना हो बाहर से और अंदर के टेम्परेचर में। ठीक है, तो नॉर्मली जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है आपके टिम्बर की, वो क्या होती है, काफी कम होती है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है आपके, देखिए के होता है, के होता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। एक तो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है और एक आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। तो जहां पे हम टेम्परेचर की बात करेंगे, जहां पे टेम्परेचर की बात करेंगे वहां पर थर्मल कंडक्टिविटी का होगा। तो के की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वुड की, वो काफी कम होती है, ओके, एज कंपेयर टू मेटल। जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना इजिली हीट फ्लो करेगी आपका। जैसे आपके मेटल्स हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर हम काफी ज्यादा हाई होती है। हाँ, नॉन मेटल की बात करें, जैसे सैरामिक है आपका, ठीक है, सैरामिक है, रॉक वुल है, ठीक है, या लेदर है, तो ये आपके आपके क्या होते हैं, नॉन मतलब कि नॉन इंसुलेटिंग थर्मल नेचर होता है इनका। तो हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये इजिली हीट को फ्लो नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, हीट को ये इंसुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे भी आपकी कोई एक चैम्बर है, इस तरीके से आपने यहाँ पे कोई भी एक टेम्परेचर मेंटेन करेगा 30 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नेचुरली हीट क्या होगी भाई, बाहर से जो अंदर वाली हीट है वो बाहर से अंदर जाने की कोशिश करेगी नेचुरली। हाँ, फ्रॉम फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्या होता है, हीट अपनी नेचुरली फ्लो करती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर लो से अगर हाई पे आपको लेना है, तो उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल वर्क या उसमें हीट आपको इनपुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मेंटेन रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वॉल यूज करेंगे, वो वॉल ऐसी यूज करेंगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, काफी कम है। एडियाबैटिक वॉल यूज करेंगे सर उसके लिए, तो फिर हम हाँ, एडियाबैटिक वॉल यूज करेंगे सर उसके लिए तो। हाँ, एडियाबैटिक वॉल यूज करते हैं, वही जो आपने प्रोसेस के बारे में बताया ना, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है कि दे शुड बी लो हीट। हाँ, ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में सारी चीजें। ठीक है, ये सर प्लानिंग पढ़ा था। तो वो ये जो होता है ना, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है जो मेटल की, वो काफी कम होती है। लेकिन ये हमारा फॉर्मूला होता है इसके लिए, F इक्वल्स टू माइनस के dt by dx, that is the Fourier law of heat conduction. Fourier law of heat conduction. Here K is the conductivity, A is the area across which heat is flow, dt is the temperature difference, T1 एंड T2 जो होता है, और dx होता है उस बॉल की थिकनेस जिसके अक्रॉस आपकी हीट आपकी फ्लो कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी ये इस तरीके से कोई भी एक बॉल है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 मेंटेन है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 मेंटेन है, और ये आपकी सॉलिड बॉल है। यहाँ पे बॉल कैसी है आपकी, सॉलिड है, और यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है दैट इज x। ठीक है, तो जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं, अगर सॉलिड में हीट फ्लो होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वो होगा विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है दैट इज द फॉर्मूला फॉर हीट कंडक्शन। तो यहाँ पे हम k की वैल्यू के अकॉर्डिंग हीट फ्लो का जो हीट फ्लो होता है उसको हम देखते हैं। अगर k की वैल्यू बढ़ेगी तो हीट फ्लो भी आपका बढ़ेगा, और k की वैल्यू अगर घटेगी तो हीट फ्लो क्या होगा आपका। तो क्या, ये तो खैर एडवांस चीजों की बात है। तो जहाँ पे हमें अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, ओके, रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ये सॉफ्टवुड का यूज करते हैं, दैट इज बाकी सारे इसके एडवांटेज ही हैं, बता दिए मैंने आपको। सही, तो हम खुद भी पढ़ लेंगे। आपको बस एक मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, डिसएडवांटेज आपको पता है, कंबस्टेबल है, ओके, डिमनिश ड्यू टू रस्टिंग, रस्टिंग से क्या होता है, डिमनिश होती है। और क्या होता है दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, डेस्ट्रॉय एंड डिके ड्यू टू अटैक ऑफ इंसेक्ट, फंगाई एंड टर्मिनेटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे फंगाई होगी, इंसेक्ट्स हो गए, या जो नीमक जो लग जाती है उसमें, तो उसकी वजह से ये डैमेज हो जाता है। और टिम्बर swells and undergoes shrinkage with changing atmospheric humidity। देखो अब यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी जैसे चेंज होगी तो वहां से क्या होता है, जो टिम्बर का जो सरफेस है, या टिम्बर जो वुड है, जो ब्लॉक है टिम्बर का, वो आपका डिफॉर्म या श्रिंकेज उसमें हो सकती है। तो हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, जो भी हम वुडन ब्लॉक बनाते हैं, जो भी वुडन आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें बाहर से कोटिंग करते हैं, जैसे पेंट कर दिया, ठीक है, पेंट कर दिया, या कुछ एडवांस कोटिंग उसके ऊपर हम करते हैं जिसकी वजह से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोटिंग करने से क्या होगा कि हम उसको हर एक एटमॉस्फेयर में उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे मेटल के ऊपर होता है रस्टिंग को बचाने के लिए, वैसे ही होता है। ओके सर। अब ये यूजेस ऑफ टिम्बर है, ये यूजेस रखे देखिए यहाँ पे, विंडो, रूफ, मेंबर्स, ट्रस, पैनलिंग, सीलिंग, पार्टीशन, वॉल, फ्रेम, वॉल, ठीक है। ओके सर। यस और एक ये है स्ट्रक्चर, देखिए हर एक जो ट्री होता है, जब ट्री को हम कट करते हैं तो ये ऐसे रिंग स्ट्रक्चर वहां पे बन रहा है। जैसे कोई भी आपके पास रॉ ट्री है, उसको बीच में से आपने कट कर दिया, तो जब कट की तरफ से आपका क्रॉस सेक्शन देखे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये इट विल थ्रू दिस वी विल प्रिडिक्ट द लाइफ ऑफ ट्री। ये जो है ना, हाँ। इससे जो रिंग का यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, इससे हम उस ट्री की लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसको नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं ना? हाँ, नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं ना? नहीं ऐसा नहीं कह सकते, नंबर ऑफ रिंग्स ही, मतलब कि हम उसका ये इसके लिए है कि जो रिंग का जो स्ट्रक्चर है, रिंग के स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, उसकी लाइफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखो इसमें अलग अलग है, ये जैसे हार्डवुड है, सैपवुड है, कम्बियम है, बास्ट है, बार के डिफरेंट डिफरेंट, ये पूरा क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रखा है, एक ट्री का क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, और दिस रिंग इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री। ओके, अब ये ऐसे नहीं है कि नंबर ऑफ ट्री, बस विजुअलाइजेशन होता है कि कर्व कैसे बन रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग इंजीनियरिंग है इसकी लाइफ को प्रिडिक्ट करने की, लेकिन रिंग से हम क्या करते हैं, उसकी लाइफ को प्रिडिक्ट करते हैं। ओके सर। Now these are some difference between softwood and hardwood, ठीक है, ये इजी है सारी चीजें, स्ट्रेंथ, फाइबर एंड वुड टेक्सचर, फाइबर आर क्वाइट क्लोज एंड कॉम्पैक्ट। ओके भाई, सिंपल सी बात है, सॉफ्टवुड होगी उसमें स्ट्रेंथ फाइबर होंगे, और उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा इंडिविजुअल फाइबर का, वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी है। देखिए इस तरीके से रहता है, ये जैसे ट्री के फाइबर है, तो बीच में इसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं। इंप्योरिटीज जैसे हेमीसेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया आपका, ओके। वैक्स कंटेंट हो गया, ठीक है, वैक्स कंटेंट हो गया, पैक्टिन हो गया, तो बहुत सारी इंप्योरिटीज आपके सॉफ्टवुड के अंदर रहती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होती है। और हार्ड में इंप्योरिटीज का परसेंटेज कम रहता है, मॉइस्चर भी कम रहता है, तो जिसकी वजह से हमको हार्ड हार्ड बन करते हैं। ओके सर। ठीक है, दीज आर सम टिम्बर डिफेक्ट्स, नेचुरल डिफेक्ट जो ट्रीज में होता है नेचुरली, जैसे वो डेवलप होते हैं, तो उसमें जो डिफेक्ट्स, एक तो नोट्स है, आपने ऐसे नोट्स देखा होगा कोई भी वुड सरफेस पे, दिस इज द डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर नोट्स, ठीक है, शेक्स हो गए, इस तरीके से ये कट्स हैं यहाँ पे, शेक्स है, विंड गैल्स हो गए, ये दीज आर सम डिफेक्ट्स इन टिम्बर ट्रीज और टिम्बर मटेरियल। ओके, यस सर। डिफेक्ट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग कन्वर्जन, सीजनिंग और यूज, ठीक है, तो सीजनिंग की वजह से क्या होगा, शेक्स हो जाएंगे, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, केस हार्डनिंग हो जाएगी, हनी कॉम्बिंग हो जाएगी, ठीक है। तो केस हार्डनिंग का मतलब देखिए वो ये, केस हार्डनिंग में क्या, मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मान लीजिए हो गया आपका 50 के आसपास हो गया, 45 टू 50, हालांकि जो फॉल्स में होता है इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है आराम से 50 टू 54 तक पहुंच जाता है, तो उस टेम्परेचर में क्या होता है, उसकी केस हार्डनिंग हो जाती है। केस हार्डनिंग किस वजह से होती है, मतलब कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है ट्रीज में से, और मॉइस्चर कंटेंट इवेपोरेट होने की वजह से क्या होता है, वहां पे वो सरफेस जो उसकी आउटर सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है, उसकी हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जैसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपका होता है, किसी भी चीज को आप हीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, तो आपने उसको हीट ट्रीटमेंट किया, तो हीट ट्रीटमेंट से ये नहीं है कि ये थ्रू आउट हीट होगी, थ्रू आउट इसकी हार्डनेस नहीं बनती, केवल कुछ सरफेस के डेप्थ तक, कुछ थिकनेस तक ही हम हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं, अच्छा। ठीक है, कुछ थिकनेस तक ही हम हीट को हार्डनेस को क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट अगर हार्डनेस अगर आप कर देंगे तो जैसे उसको शेयर फोर्स रहेगा तो इजिली वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा उसमें, Break हो क्योंकि इजिली आप ज्यादा ज्यादा ब्रिटल होने की वजह से क्या होता है, जो क्रैक प्रोपगेशन होता है वो इजिली हो जाएगा, और वो इजिली आपका डिफॉर्म हो जाएगा। तो जब भी हम किसी भी चीज की मेटल की अगर हम हार्डनिंग करते हैं तो वो सरफेस हार्डनिंग हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, जैसे आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाहर की जो सरफेस है, ये जो वुडन की बाहर की सरफेस है, इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से केस हार्डनिंग हम कहते हैं। केस क्या है, आउटर केस, केस हार्डनिंग इसकी हो जाएगी सर। इसका मतलब सर, ये जो केस हार्डनिंग है सर ये मतलब टिम्बर के हर एक रिंग्स पर इफेक्ट करता है अलग से? नहीं नहीं, ओनली फॉर आउटर, आउटर केस हार्डनिंग, आउटर रिंग, अच्छा, सिर्फ वो आउटर की तरफ करता है? हाँ, ये जब भी तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, क्योंकि भाई अगर आपको बिल्कुल अंदर तक इसको
हार्डनिंग करना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, अराउंड 60 to 70 करना पड़ेगा, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता टेम्परेचर, तो 50 to Yes, sir. 54। फिर हम टेम्परेचर वेरी भी होता है भाई, जैसे मॉर्निंग हुई उसके बाद टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा, फिर जैसे 2-2:30 बजेंगे उसके बाद टेम्परेचर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रेगुलर उस टेम्परेचर के कांटेक्ट में नहीं रहता ना, तो जिसकी वजह से केवल आउटर रिंग पे इसकी हार्डनेस होती है, ठीक है। तो Okay, आउटर रिंग जो होती है, आपने देखा होगा पेड़ों की जो आउटर रिंग होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, और अंदर वाली जो इसको हम आउटर में कहते हैं बास्ट, आउटर पार्ट का होता है बास्ट। तो बास्ट तो आपका हार्ड होगा, लेकिन जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे तो वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉफ्ट क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट वहां पे प्रेजेंट रहता है, वो एब्सेंट नहीं होता ड्यू टू द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ओके, okay, yes, sir. अब दीज आर सम डिफेक्ट ड्यू टू एक्शन ऑफ फंगाई एंड इंसेक्ट। अब ये आपने देखा होगा इस तरीके से जो वुड है वो थोड़ा डिस्टॉर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है इस तरीके से ना। यस ठीक है, सर। तो ये किस वजह से होता है, ये ड्यू टू द फंगाई और इंसेक्ट, जो बैक्टीरियल एक्शन रहता है उसी वजह से ऐसे आपकी बॉडी भी खराब हो जाती है। तो इसके लिए भी वही है, कोटिंग इसके ऊपर की जाती है जिससे कि बैक्टीरिया इस पे, जैसे कहीं आपने इसको किसी एप्लीकेशन में आपने यूज किया उसके बाद इसको आउटसाइड से कोटिंग करते हैं जिससे कि इस पे कोई फंगाई या बैक्टीरिया एक्शन ना हो इस पे, ठीक है। रोड इसको कहते हैं, रोड कहते हैं, ये जो होता है ना चीज दैट इज कॉल्ड एज रोड। तो दो तरीके का होता है, जो ड्राई रोड होता है, एक वेट रोड होता है, ठीक है। ये तो सब इसी के बारे में डिटेल है। अब दीज आर सम, देखिए दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ टूल अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन गिवन बिलो, ठीक है। तो कौन कौन से टूल्स हमारे यूज होते हैं यहाँ पे, एक तो ये है मेजरिंग और मार्किंग टूल। मेजरिंग क्या है, मेजरिंग में आपका स्केल आ जाएगा, फोल्डिंग स्केल आ जाएगा। मार्किंग टूल में जो जैसे स्क्राइबर है, स्क्राइबर क्या है, जो मैंने आपको बताया था शीट मेटल चॉक में स्क्राइबर, स्क्राइबर इज अ मार्किंग टूल, ओके। होल्डिंग एंड सपोर्टिंग टूल, होल्डिंग जो होल्ड करने के लिए यूज है, सपोर्ट जो सपोर्ट, जैसे वाइस, हम यहाँ पे वाइस टेबल वाइस यूज करते हैं, अभी दिखाऊंगा टेबल वाइस क्या होती है। टेबल वाइस हम यूज करते हैं यहाँ पे टू होल्ड अवर जॉब। कटिंग टूल के लिए हम यहाँ पे शॉ यूज करते हैं, शॉ यूज फॉर यस कटिंग। सर, बहुत पता है। प्लानिंग टूल्स, ठीक है। बोरिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, बोरिंग एंड ड्रिलिंग टूल के लिए हम यहाँ पे ड्रिल बिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एडवांस टूल है, आपको यहाँ तक नहीं आना लेकिन पता होना चाहिए। स्ट्राइकिंग टूल्स, मिसलेनियस टूल, ठीक है। तो दीज आर सम डिफरेंट टूल दैट इज यूज्ड इन योर कारपेंटरी शॉप। अब देखो ये बताया इसने लेजरिंग टूल्स में क्या क्या आता है, तो फोल्डिंग टूल आता है। फोल्डिंग टूल बताया था ना इस तरीके से होता है स्केल, जिसको आप खोल भी सकते हैं अगर बड़ी लेंथ को मेजर करना है, इस तरीके से नोटेशन होती है, और इसको हम फिर पूरा स्ट्रेट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हमें काफी ज्यादा लार्ज लेंथ को मेजर करना है, तो एक तो टेपर स्केल होता है, टेप स्केल जिसको कहते हैं, टेप स्केल, या फिर हम फोल्डिंग स्केल का भी यहाँ पे यूज करते हैं। मेजरिंग टेप होगी, जो मेजरिंग टेप के बारे में बता रहा है, ये फ्लेक्सिबल होती है आपकी मेजरिंग टेप। ट्राई स्क्वायर हो गया, ट्राई स्क्वायर इस तरीके से होता है। इट इज यूज्ड टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस एंड टू चेक द राइट एंगल एट द कॉर्नर ऑफ योर जॉब, ठीक है। अगर किसी कॉर्नर पे हमें 90 डिग्री एंगल मेजर करना, तो उसके लिए ट्राई स्क्वायर का यूज करेंगे, या फिर हमें किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस मेजर करनी है, तो उसके लिए हम ट्राई स्क्वायर का यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। फिर माइटर स्क्वायर है, बेवल स्क्वायर है, ये आगे सब डिटेल में दी है। ये देखिए, ये आपको फोल्डिंग रूल है, बताया था ना, फ्लेक्सिबल होता है, खुल जाता है स्ट्रेट, ऐसे देखो यहाँ पे दिखा रखा है, इसको स्ट्रेट आप करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा पूरा ये, ओके। ये नॉर्मल मेजरिंग स्टील टेप है आपकी, ये इसके अंदर फोल्ड हो जाता है, इसको पुल करेंगे तो बाहर की तरफ खुल जाएगा पूरा, ऐसे देखा होगा आपने, ये भी होता है। नॉर्मल जो कारपेंटर के पास आपने देखा होगा इस तरीके से मेजरिंग स्टील टेप होता हाँ है। जी, हाँ जी। ये ट्राई स्क्वायर है, इस तरीके से मैंने बताया ट्राई स्क्वायर है, इसमें क्या आप 90 डिग्री एंगल मेजर कर सकते हैं, या कहीं पे आपको मार्किंग करनी है तो मार्किंग भी कर सकते हैं, और फ्लैटनेस भी आप निकाल सकते हैं किसी भी सरफेस का। माइटर स्क्वायर है, इट इज यूज्ड मेजर एंड मार्क एंगल ऑफ 45, और कहीं पे आपको 45 डिग्री का एंगल मेजर करना है या मार्किंग करनी है तो माइटर स्क्वायर से करेंगे। ये बीवल स्क्वायर है, टू मेजर द एंगल फ्रॉम 0 to 180 डिग्री को मेजर करने के लिए, ये यहाँ से रोटेटेबल होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप 0 to 180 हर एक एंगल को मेजर कर सकते हैं। ये आपका स्क्राइबर होता है, ठीक है। स्क्राइबर जैसे आपने शीट मेटल चॉप में यूज किया था, कहीं पे आपको मार्किंग करनी है तो उसको आप रख के एज ए पेंसिल की तरह ड्रॉ कर देंगे, तो वहां पे आपकी परमानेंट मार्किंग मिलेगी। इसका जो ये बिट होती है, ये आपकी देखिए यहाँ पे लिखा है, इट हैज अ शार्प कॉनिकल एज यूज्ड टू मार्क ऑन इवन हार्ड सरफेस।
द फ्रंट एज इज हार्डेंड, इसको हम हार्ड करते हैं सो एज टू रेजिस्ट वेयर एंड टियर। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन स्टील, ठीक है, तो ये कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। पूरे की बात नहीं कर रहा मैं, केवल जो टिप होती है इसके आगे जो टिप होती है वो आपकी कार्बन स्टील की होती है, ठीक है। और उसने कहा है कि उसको हम हार्डन करते हैं सो एज टू रेजिस्ट वेयर एंड टियर। तो जैसे हम इससे कोई भी स्क्रैच मार्क करेंगे तो अगर इसकी हार्डनिंग कम है तो ये मे भी हो सकता है ये यहाँ से डिफॉर्म हो जाए, लेकिन हम इसको हार्डनिंग करके यूज करते हैं तो ये आपका डिफॉर्म नहीं होता, वेयर टियर इसमें नहीं होता जब भी हम कोई लाइन को मार्क करते हैं या ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर, ओके। मार्किंग नाइफ भी से हम कहते हैं मार्किंग नाइफ ऑफ स्क्रैपर। दिस इज कॉल्ड एज मार्किंग केस, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है इसने यहाँ पे इसको 34 mm पे सेट किया और ऐसे इसके आगे की तरफ देखो यहाँ पे नीचे की तरफ ये सर ये छोटी सी पिन लगी हुई है हाँ, इसमें। हाँ नेल होता है, इसको आप नेल होता है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे करके जैसे 34 mm की हमें लाइन ड्रॉ करनी है पहले, तो यहाँ कॉर्नर पे रख के इसको ऐसे मूव कर देंगे, इस तरीके से स्लाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये इसका जो नीडल का जो इंप्रेशन है वो सरफेस पे आता है। तो इट इज जनरली यूज्ड टू ड्रॉ द पैरेलल लाइंस, ठीक है। ओके सर। अब ये मॉर्टिस गेज है, इसमें आप दो तरीके से, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आप मॉर्टिस गेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एडवांस टूल है, इनकी जो जैसे मैंने बताया जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बढ़ती चली जाएगी, मतलब जैसे आप कुछ सिंपल आप बना रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई टेबल बनाना है, चेयर बनाना है, तो जैसे जैसे एप्लीकेशन चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे टूल्स भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे शेयर कर दीजिए। हाँ ये मैं कर दूंगा क्लास में, तो मैं करूंगा। ओके सर। Now next is holding and supporting tools। अब holding and supporting tools में क्या है आगे दिखाते हैं, देखो ये देखो सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट ये है आपका कारपेंटर वाइज। इसको ये क्या होता है, जैसे कोई भी टेबल है इस तरीके से, कारपेंटर वाइज, हाँ यहाँ पे कारपेंटर वाइज को हम यहाँ से क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं नट एंड बोल्ट से। ये परमानेंट यहाँ पे हम नट एंड बोल्ट से इसको फिक्स कर देते हैं इस तरीके, जैसे यहाँ पे ऐसे नट एंड बोल्ट उस तरफ भी होंगे यहाँ पे। और इसके दो जो रहते हैं, एक तो फिक्स जो होता है, एक मूवेबल जो होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये तो इसका फिक्स है और ये इसका मूवेबल जो है। जब इसको हम रोटेट करेंगे इस तरीके से रोटेट करेंगे तो ये जो फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और जैसे हाँ वाइज होता है, ये आपका फिटिंग शॉप में भी यूज होता है, लेकिन ये आपका जो है कारपेंटिंग शॉप वाला वाइज है, जो आपका फिटिंग शॉप में यूज होगा वो थोड़ा इससे हाई होता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आप इसके जो जॉब है मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे आपको कोई भी ऑपरेशन करना है अपने रॉ मटेरियल पे, तो रॉ मटेरियल पे यहाँ पे फिक्स कर देंगे और फिर जो भी ऑपरेशन उससे परफॉर्म करना है, मार्किंग करनी है, कटिंग करनी है, वो आप उसको वहां पे परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। यस सर। ये क्लैंप्स एंड स्क्रू है, ये इस तरीके से देखो कहीं क्लैंप सिंपल इसमें स्क्रू सिस्टम होता है, इसको हम टेबल पे कहीं भी क्लैंप करके अपने वुडन पीस को, जैसे यहाँ पे इन्होंने वुड पीस को क्लैंप कर रखा है, उसको यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो दो चीजों को होल्ड कराने के लिए या क्लैंप करने के लिए हम क्लैंप्स और स्क्रू का यूज करते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पे यूज होगा केवल मेनली कारपेंटर वाइज यूज होना है। अब कटिंग के लिए आपके शॉज हैं, शॉज जो मैंने बताया था आरी जिसको कहते हैं हम, ठीक है। चीजल्स है, छेनी जो हम यूज करते हैं, छेनी जो चीजल जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे टू मेक अ ग्रुप इनसाइड द वुड। अगर आपको कहीं किसी भी वुड में ग्रुप बनाना तो उसके लिए आपका वहां पे किसका यूज करेंगे, चीजल का यूज करेंगे। और एक्स हो गया आपका कुल्हाड़ी जो होते हैं, जो मेन हम उसको कट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको कोई ब्लॉक काटना है, बड़ा ब्लॉक काटना है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक काटना है जो वुडन का है, तो वहां पे हम एक्स का यूज करेंगे। ये कॉमन टाइप्स ऑफ शॉ है आपकी, रिब शॉ है, क्रॉस कट शॉ है, पैनल शॉ है, कैनन शॉ है, डॉगटेल शॉ है, कंपास और टर्निंग शॉ है, और की होल। तो ये टाइप्स ऑफ शॉ है आपके यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। सिंपल क्या होता है, एक शीट होती है जिसके आगे हम टीथ कट कर देते हैं और उनको हम केस हार्डनिंग की वजह से हार्ड कर देते हैं, ओके। और ये जो टीथ होते हैं 45 डिग्री पे बेंड रहते हैं आपके, ओके। और यहाँ से सिंपल जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने वुड पे यहाँ से लगाया और अप एंड डाउन मोशन से उसको पूरे को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी सेम है, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन या आपकी थिकनेस वुड की बढ़ती चली जाएगी उस हिसाब से हम अपनी शॉ को भी चेंज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यस। ये देखिए यहाँ पे कंपास और टर्निंग शॉ, ये कंपास और टर्निंग शॉ मेनली आपकी मेटल के लिए कट करने के लिए यूज होती है, उसमें देखोगे आपने मेटल वाले में, ठीक है। और ये की होल शॉ है, कहीं की के थ्रू होल के
थ्रू आपको कटिंग करनी है तो वहाँ पे की होल शो का यूज करेंगे हम, ठीक है। लेकिन आपको नॉर्मल यहाँ पे यूज करना है विप शॉप का, जो आप परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ विप शॉप से आप अपनी ग्रुप को यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, चीसल्स है, ये देखो, ये मोटाई चीसल, सॉकेट चीसल, गेज चीसल, पार्टिंग चीसल, ठीक है, ये इस तरीके की चीसल आती है। तो इसकी हेल्प से क्या करते हैं, चीसल की हेल्प से हम क्या करते हैं, कहीं पे हमें ग्रुप फॉर्म करना है, ठीक है, या कहीं पे दो चीजों को सेपरेट करना है, तो वहां पे हम चीसल का यहाँ पे यूज करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीसल्स है यहाँ पे लेके आपकी, ठीक है। ये भी आपकी हार्ड स्टील की होती है, इनका जो आगे वाला पोर्शन होता है वो आपका मेटल का होता है, अब पीछे पीछे वाला आप यहाँ पे पॉलीमर लगाते हैं, पीछे जो होता है पॉलीमर होता है यहाँ पे, ठीक है, होल्डिंग के लिए जिसे हम कहते हैं। और जो फ्रंट वाला होता है ये आपका स्टील का होता है, हार्डनिंग स्टील का होता है, ठीक है। इसके फ्रंट पे यहाँ पे शार्प एज होती है, तो जैसे ही हम इसको रख के हैमर करते हैं पीछे से, तो वो जो सरफेस होती है वो आपकी कट हो जाती है। ये मोटाई चीसल है, सॉकेट चीसल है, गेज चीसल है, ठीक है। तो नॉर्मल आपको बस जो जैसे मेन चीजें मैंने बताई, एक तो ये हो गया, देखो आपके फोल्डिंग मेजिंग में आ गया, ये फोल्डिंग रूल हो गया, मेजिंग स्टील टेप हो गई, ठीक है, ट्राई स्क्वायर हो गया, माइटर स्क्वायर भी यूज नहीं करना ना, बेवल स्क्वायर यूज करना, लेकिन पता होना चाहिए क्या होता है एक्चुअली में। इसका एबर का यूज करेंगे हम, मार्किंग गेज का यूज करेंगे, ठीक है, इसका मोटाइज गेज का यूज नहीं करना, और ये कारपेंटर वाइज का यूज करना है, ठीक है। बाकी क्लैंप्स एंड स्क्रूज नहीं है हमारे यहाँ पे, है, लेकिन आपको अपने उसमें जो जॉब परफॉर्म करेंगे उसमें यूज नहीं करना है इनका। तो शो में आपको सिंपल रिप शॉ का यूज करना है यहाँ पे, ये रिप शॉ, ठीक है। और इसमें आपकी जो फार्मेट चिसल है ये यूज करनी है, बेवल एज फार्मेट चिसल का यूज करना है, ठीक है। ये दो वाली चीजें आपकी यूज होगी। तो मैंने क्या बताया, जैसे कोई भी एक ब्लॉक है, इस तरीके से वुडन ब्लॉक है आपका, ठीक है, आपको यहाँ अंदर स्लॉट बनाना है, इसमें अंदर ऐसे होलो स्लॉट बना, तो इसको जो स्लॉट को हम कट करेंगे वो कट से किससे कट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ चीसल। और ये एक्स का मैंने बताया था, जैसे कोई ब्लॉक आपको कट करना है, ठीक है, ये भी इसका जो ये कटिंग एज होता है, ये किसका होता है, कार्बन स्टील का होता है। bevel in both sides of the X, it is employed for splitting wood along the grains for rough work, ठीक है। हाँ, अब ये है आपका प्लेनिंग टूल्स है। जैसे मान लीजिए आपकी सरफेस, वुड की सरफेस काफी ज्यादा रफ है, तो उसके लिए आप वुडन जैक प्लेन या आयरन जैक प्लेन का यूज करते हैं, ठीक है। वुडन जैक प्लेन आप देखा होगा, रंदा जिसको कहते हैं हिंदी में, रंदा देखा होगा आपने, कारपेंटर के पास ही रहता है ना। तो जैसे हाँ आपको सर। हाँ, तो जैसे सरफेस को आपको स्मूथ करना है, कि जैसे आपको रॉ मटेरियल आया वो थोड़ा रफ है ऊपर से, तो लेकिन फिनिशिंग के लिए आपको जैसे फाइनल जब आप उसको टच देंगे, या इनिशियली जब आप उसको कट करके बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, सरफेस को आप रफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये ब्लेड होता है, इसको हम हैमर की वजह से, हैमर की हेल्प से आगे की तरफ मूव करवाते हैं, फॉरवर्ड, ठीक है। तो जितनी डेप्थ तक हमें उसमें कट करना होता है सरफेस को, हम उतना डेप्थ तक इसको आगे की तरफ हैमर के नीचे की तरफ कर देते हैं, और फिर यहाँ से इसको होल्ड करके हम इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन करते हैं। और उस फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन से क्या होता है, फॉरवर्ड मोशन से आपका मटेरियल होता है रिमूव होना, वापस स्टार्ट हो जाता है, ऐसे फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। तो जो कटिंग होगा वो एक ही तरफ से काटता है, फॉरवर्ड एक्शन में, फॉरवर्ड एक्शन में कटिंग करता है वैसे, ठीक है। ओके सर। तो सरफेस को प्लेन करना है, प्लेनिंग के लिए हम यूज करते हैं इसका। या कहीं पे मान लीजिए थिकनेस आपकी बहुत माइनर कम करनी है, तो वहां से आप शॉ से तो उसको कट करेंगे नहीं, क्योंकि शॉ से अगर कट करेंगे तो एक तो वहां पे क्लीनिनेस नहीं आएगी, ठीक है, नीटनेस नहीं आएगी, ठीक है, और वो क्या होगा, शॉ से कम या ज्यादा कर देगा। तो उस वाले केस में हम इस जैक प्लेन का यूज करते हैं, ठीक है, वुडन जैक। ओके, दो तरीके के होते हैं, वुडन होता है और एक मेटल जैक प्लेन। तो वुडन और मेटल का मतलब क्या है, ये जो जो वुडन वाले होते हैं उसमें ये पोर्शन जो होते हैं सारे ये वुड का होता है, हालांकि जो ब्लेड होगा वो तो दोनों में मेटल का ही रहेगा, और जो आयरन वाला होता है उसमें पूरा ये मेटल का होता है, ठीक। अच्छा 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 अच्छा। अब ये स्ट्राइकिंग टूल्स है, हाँ क्लो सही हैमर तो। है, हाँ, क्लो हैमर है क्या, जैसे आप कोई नील, आपने कोई कील को निकालना है बाहर, तो उसके लिए क्लो हैमर का यूज करते हैं। मैलेट का यूज करते हैं, कहीं से आपको सॉफ्ट हैमरिंग करनी है तो वहां पे आपका मैलेट का यूज होगा, ठीक है। सॉफ्ट सॉफ्ट वुड का बना होगा ये आपका जो मैलेट होता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये पॉलीमर का भी आप यूज कर सकते हैं, पूरा ये पॉलीमर का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सरफेस आपकी डैमेज नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ना, शीट मेटल शॉप पे आप मैलेट का यूज करेंगे, जब भी आप हैमरिंग करेंगे तो सरफेस कहीं से वेयर एंड टियर नहीं होगी।
तो सरफेस वेयर एंड टेयर ना हो, सॉफ्ट हैमरिंग हो, उसके लिए हम मैलेट का यूज करते हैं। और ये पिन हैमर है, पिन हैमर जैसे हमें कोई भी कील को अंदर जगह डालना है, ठीक है, तो नीज तो यहाँ पे हम पिन हैमर का यूज करेंगे। अब ये वुड वर्किंग प्रोसेस है। पहले हमने रॉ मटेरियल में वर्किंग करी, फिर शॉइंग करी, मतलब उसको कट किया, फिर उसकी प्लानिंग करी, ठीक है, प्लानिंग करी उसकी हमने बताया आपको, क्या बता यस रहे सर। थे, इससे हमने जैक प्लेन हम इसको प्लेन किया। वुडन। और हाँ, फिर ये फर्दर बॉडी ऑफ ये अलग एप्लीकेशन के लिए, अगर फर्दर जो एप्लीकेशन होगी तो मेन ये तीन तो इसमें कॉमन ही है, मार्किंग हो गया, ठीक है, शॉइंग हो गया और प्लेनिंग हो गया, ठीक है। यस सर। अब देखिए ये कारपेंट्री जॉइंट्स आपको यहाँ पे परफॉर्म करने बना के जो जॉब बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कारपेंट्री जॉइंट्स आपको बनाने हैं। तो एक तो आपको यहाँ पे बनाना है टी लैब, जो हाफ टी लैब जॉइंट बनाना है, हाफ टी लैब जॉइंट, हाफ टी लैब जॉइंट बनाना है और क्रॉस लैब जॉइंट बनाना है, ये दो बनाने हैं आपको, ठीक है। तो एक बार मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उस पर देखिए विजुलाइज कर लीजिएगा कि कैसे कैसे हम इसको बनाएंगे। तो पहले मैं टूल की, जो टूल्स हम यूज करते हैं उनकी वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके सर। There's come on your screen within a second. हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण दा। आज बताने वाला हूं वीडियो विजिबल है सभी को? यस सर, विजिबल है। ओके, देखिए ध्यान से। सर विजिबल है। मेजरिंग a marking tool, holding wise, tracking tools, cutting tools, finish tools, drilling and boring tools, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दी जो जो है, अभी विजुलाइज करेंगे उसको क्या क्या होता है। देखिए ये आपका फोल्डिंग स्केल है, ठीक है। अगर बड़ी लेंथ को मेजर करना है तो हम फोल्डिंग स्केल का यूज करेंगे वहां पे। ये ट्राई स्क्वायर है आपका, जो उसका होल्डिंग होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। ये जो होल्डर है ना, ये कास्ट आयरन का बनता है और ये स्टील होता है आपका। ये जैसे कॉर्नर पे 90 डिग्री एंगल मेजर करना है या फ्लैटनेस चेक करनी है किसी भी सरफेस की, तो यहाँ से हम इससे चेक करते हैं ट्राई स्क्वायर से। कहीं सरफेस आपकी ऊपर नीचे तो नहीं होगी। ये मार्किंग एज है आपका, पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था। देखो इन्होंने सेट किया है इसको, ये इन्होंने सेट कर लिया इसकी डायमेंशन, यहाँ से टाइट किया और यहाँ से ऐसे पढ़ के इस पे मार्किंग कर दी। आगे इसमें निडल है, ये देखो लाइन ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ पे मार्किंग होगी, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम इससे। ये आगे की तरफ निडल देखो, यहाँ पे आगे निडल लगा रखी है इसमें।
ये आपका बेवल स्क्वायर है 0 to 180 में एंगल को मेजर करने के लिए। कोई इंक्लाइन लाइन आपको ड्रॉ करनी है इससे 0 to 180 एंगल पे, तो हम इसका बेवल का यूज करते हैं। ये बेंच वाइज है आपका, हालांकि ये फिटिंग शॉप वाला है, वुडन वाला नहीं है आपका बेंच वाइज यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसी तरीके का होता है कारपेंटरी वाइज जो आपका होता है, जो मैंने विजुलाइज करा था आपको। ये इसका फिक्स जो है और ये मूविंग जो है इसमें, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये खुलने लगा, क्लॉकवाइज करेंगे तो उसको ये टाइट कर देगा ऐसे इस तरीके से। ये क्लैम्प्स है, क्लैम्प्स एंड स्क्रू कहते हैं। ये क्लो है हमारे आपका, होगी सर। सामने मैडम बैठी है, सामने मैडम बैठी है। कौन सी मैडम? आपका कितनी देर है? बस 5 मिनट, 10 मिनट। क्योंकि स्टार्टिंग का थोड़ा वो मैं वहाँ भी देख सकता हूँ, सर ने वो कर रखा है। 10 मिनट सर पढ़ाने लगे ना, फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि छोटे रूम में 2 साउंड है, और जहाँ भी अगर आपको ज्यादा हो तो पीछे कर जाए। नहीं तो बस 10 मिनट में होगा। ये आपका शो है कट करने के लिए, देखिए उन्होंने कट किया है इसको। ये टाइप्स ऑफ शो है अपने, इसमें सिंपल आगे टीथ कटे होते हैं, ठीक है, 45 डिग्री पे शार्प टीथ होते हैं, और सब कट कर लेते हैं इस तरीके से। टाइप्स ऑफ शो है। ये जेट प्लेन है आपका, आयरन जेट प्लेन, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। सर ये आयरन वाला है ना? हाँ, आयरन जेट प्लेन है। ऐसे आगे से होल्ड करके हम इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन देते हैं, जिससे कि सरफेस आपकी फ्लैट हो जाती है। और बाकी कितनी थिकनेस तक हमें प्लेन करना है, वो इसके ऊपर जो ब्लेड लगा है ना, उसको इसको हैमर से आगे की तरफ फेंके तो और ज्यादा थिकनेस हमें वहां से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ब्लेड दिखा रहे हैं, ये देखो ब्लेड है ना, तो इसको ब्लेड को जितना आगे रखेंगे उतना ज्यादा हमें थिकनेस वहां से हटाने के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये चीसल है आपकी, ये चीसल मैंने बताया था कि सरफेस को ग्रुप बनाना है किसी सरफेस में, या किसी पर्टिकुलर थिकनेस से उसको हटाना है वहां से, ठीक है, ये सेपरेट करना है, तो चीसल का यूज करेंगे। या ग्रुप Yes. को जो ग्रुप हमारा बना है, क्योंकि हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे, जब जॉइंट बनाएंगे उसके लिए ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तो ग्रुप को स्मूथ करना है, उसके लिए हम चीसल का यूज करते हैं।
ये फाइल है, ये फाइलिंग है, ये भी सरफेस फिनिशिंग के लिए यूज होती है फाइलिंग आपकी, ठीक है। इसमें रफ सरफेस रहती है, इसके सरफेस पे रफ सरफेस बनी होती है, जिससे कि आपको क्या, जब इसको हम ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, सरफेस आपकी वहां से वेयर वेयर होने लगेगी और वो सरफेस आपकी स्मूथ हो जाएगी वुड की। ओके सर। मेन फाइलिंग इसमें यूज होता है, फाइलिंग आपका फिटिंग शॉप में यूज होता है, जहाँ पे हमें मेटल को सरफेस फिनिश करनी होती है ना, वहाँ पे फाइलिंग का यूज करते हैं, वुड में काफी कम यूज होता है। ये वहाँ पे तो हम डेक प्लेन थे ऑलरेडी, उसको प्लेन कर लेते हैं। चलिए एक वीडियो और है बस, जिसमें सर हमने अगर ज्वाइन। इम्पोर्टेंट है तो फिर आप पीडीएफ शेयर कर दीजिए, अगर आपको जाना इम्पोर्टेंट है ना। सर ये नहीं वीडियो वैसे भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रहे, आप शेयर कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। हाँ चलो ठीक है, एक वीडियो और है छोटी सी, इसको देख लो बस। सर इस पे क्लियर नहीं आ रही ना, चलो कोई बात नहीं। ये देखो हमारे ये रो मटेरियल है, इससे हम यहाँ पे हाफ फ्लैट टी जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा देखो। नीचे नीचे लिखा हुआ आ रहा है इसका सबटाइटल। पहले प्लेन किया इसको, हमेशा आप इस लिंक को सेव भी कर सकते हैं, आप कहीं पे लिंक को सेव कर सकते हैं। हाँ सेम रहेगा। आपकी क्लास के लिए इजी और वर्कशॉप दोनों के लिए लिंक भी सेम रहेगा। रीड किया जाए या फिर स्टार्ट करें। इजी सबमिशन लिंक मैंने अभी सभी का मैंने एक्चुअली मैं अभी किसी भी काम कर रहा था, तो कुछ क्लासेस का मैंने दे दिया है। आई डोंट नो आपकी क्लास का मुझे दिया है या नहीं। इजी का अभी मैंने लिंक नहीं दिया है, तो जैसे ही क्लास हो उसके बाद नेक्स्ट लैब के लिए प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट ये आपको फाइल किया आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। उसमें डेडलाइन मेंशन चेक की, वो कोई बात नहीं, डेडलाइन ऑलवेज जो है वो संडे की रहेगी, ठीक है स्टूडेंट।
फिर वही है बाकी फाइल से हम जो स्लोट बनाए उसको स्मूथ कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स ऊपर करेंगे क्योंकि अभी मैं आपको चीज को शेयर करके दिखाऊंगा बाकी सभी स्टूडेंट्स और हाँ एक काम करेंगे देखो आज जो है ये बैठो की क्लास में बाकी जल्दी खत्म होगी तो उसके बाद जो है मैं आपको फर्स्ट क्लास का कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो मिला था उसका ओवरव्यू आपको yes नहीं आपको सिर्फ जो वन राइटिंग मैथड लैपटॉप फर्स्ट असाइनमेंट देगा सेकंड असाइनमेंट जो टू राइटिंग मैथड एंड इसका जो वो होगा क्या कहते हैं डायग्राम ये दोनों आपका सेकंड दोबारा फाइल से स्मूथ कर रहे हैं सेकंड पार्ट को। हाँ आप जो यहाँ पे बनाएंगे वर्कशॉप देखिए आपको ये हमारा हाफ लैब टी जॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। वहाँ पे जो अच्छी चीज है ना वो आपने किसी भी सब्जेक्ट में करा प्रोजेक्ट का बन गया उसको फॉलो कीजिए वो फॉलो हो रहा है तो हम पीजी के अंदर हमने स्केल्स पढ़ा स्केल्स में एनलार्ज नो अटेंडेंस प्लीज। सर ये वीडियो क्लियर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं लिंक भेज दूंगा उसका। ठीक है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। ओके ओके। अटेंडेंस अभिषेक अग्रवाल, प्रेजेंट सर। अभिषेक। आदर्श, आदर्श प्रेजेंट सर। अमित, अमित प्रेजेंट सर। अंकित शर्मा, अंकित प्रेजेंट सर। आयुष, चंद्रशेखर, गौतम जैन, गौतम जैन प्रेजेंट सर। हर्ष, कशिश, कशिश प्रेजेंट सर। आंचल, आंचल प्रेजेंट सर। कुष्मांकर प्रेजेंट सर। कुष्मांकर प्रेजेंट। मोहम्मद फारूक, फारूक प्रेजेंट सर। नितिन, प्रभव, प्रेजेंट सर। ऋचा, रिचा प्रेजेंट सर। शुभांशु, सिद्धांत, सिद्धांत प्रेजेंट सर। तन्मय। सर प्रेजेंट। आपका फर्स्ट डे आज? यस सर। सर मेरा नेम नहीं आया प्रियंका। सर मेरी भी अटेंडेंस नहीं हुई। प्रियंका, सर अनंत। प्रियंका तुम कल लैब में नहीं थी क्या? सर कल प्रेजेंट तो थी। तुम्हारे रूम में सुना भी नहीं। हेलो सर। नहीं सर आई वाज प्रेजेंट यस्टरडे। मैं तुम्हारा नाम कॉल किया था। हाँ सर मैंने दिया भी था अटेंडेंस अपना। और कौन है? सर अनंत। सर रिचा की प्रेजेंट लग गई। हाँ
अनंत। ठीक है सर मेरी लगा दी प्रेजेंट। हाँ अनंत ना लगा। यस सर। ठीक है ओके स्टूडेंट, जो आज हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा देखना, बाकी मैं मेमो सेंड कर दूंगा, वीडियो आपको ज्वाइन कर दूंगा जो आपको दिखाई देगी। और थोड़ा कंसंट्रेट आप अगर अपना ज्यादा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पे रखना, क्योंकि वर्कशॉप में ज्यादा दिक्कत देगी, उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी आपको, तो थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम मुझे एक तो जो शीट नंबर 1 है वो सब भेजेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और शीट नंबर 2 के 3 क्वेश्चन ये नेक्स्ट टाइम पे मुझे चाहिए। ओके ओके सर। यस सर। थैंक यू स्टूडेंट, बाय। थैंक यू सर। सर। यस।